हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपसे किसी टॉपिक पर बात करने नहीं आया हूं, ना ही आपको कुछ समझाने या पढ़ाने आया, पर मैं आज आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर। एक ऐसा मुद्दा जिससे आज हर युवा परेशान है। हर युवा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर पढ़ाई करेगा तो उसको रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं और मैंने अपने शब्द इन 4 लाइनों में कहने के प्रयास किया है। सुना है तेरे हौसलों के आगे जाते हैं सब हार, ए युवा अब क्यों नहीं लड़ता बेरोजगारी से एक बार। देखिए, हमारा युवा आज सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना महामारी और इस समय कोई परेशान है तो हमारा युवा परेशान है। वो अब पढ़ता है, मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती। एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम इतना लंबा खींच जाता है कि 2-3 साल उसके रिज़ल्ट आने में लग जाते हैं। बेचारा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता वो क्या करे, वो पढ़े कि ना पढ़े कि क्या करे। और इसका सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सरकार है। ये ना तो समय से वैकेंसी निकालती है, ना ही समय से उसको क्लियर करती है, ना ही इसका विज़न है युवाओं के प्रति कोई, ना इसको ये पता है कि युवाओं को कैसे। देखिए, हमारा एक देश है भारत, वो उसमें 135 करोड़ जनसंख्या है। 135 करोड़ जनसंख्या के में 60% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है, यानी कि हमारा देश युवाओं का देश है। लेकिन और युवाओं की जो ऊर्जा है वो बहुत अपार होती है, और अगर उस ऊर्जा को आप सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो देश के विकास का काम करेंगे, और अगर उनकी ऊर्जा को आप ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे तो देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। और इस सरकार के पास विज़न ही नहीं है कि उस युवा की ऊर्जा को हम कैसे अपने देश के हित में लगाएं। और इसीलिए ना ही कोई रोज़गार के अवसर प्रदान कर पा रही है हमारी गवर्नमेंट, ना ही कोई वैकेंसी निकाल पा रही है, ना ही जो वैकेंसी निकली हैं उनको क्लियर कर पा रही है। जब 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ये कहा था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, तो युवाओं ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि ये प्रधानमंत्री है, ये हो सकता है हमारी किस्मत बदल देगा, ये हो सकता है हमें नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, ये हो सकता है हमारे देश को आगे ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मित्रों। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। हमारी सारी उम्मीदें जो हमने सरकार से लगाई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और आज युवा की ये हालत है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। वो पढ़ा लिखा युवा है पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप बेरोजगारी की कितनी बेरोजगारी है हमारे भारत में, इसकी एक कल्पना कर सकते हैं। एक वैकेंसी आई 2018 में चपरासी की। उस वैकेंसी का जो मानक था वो 8वीं पास था, यानी 8वीं पास का जो छात्र है उसमें अप्लाई कर सकता था, पर वो वैकेंसी सरकार को कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें नेट, पीएचडी, एमएड, बीएड, बीटेक, एमटेक ऐसे बड़े बड़े डिग्री धारक बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था। सरकार देख कर ही इसके कान खड़े हो गए कि बताइए, इतनी बेरोजगारी है हमारे देश में कि युवा चपरासी की नौकरी पाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद उस पर अप्लाई कर रहा है। ये हालत है सरकारी नौकरी की हमारे देश में। इसीलिए इस सरकार का बाइकाट करना है। इस सरकार का बाइकाट करिए और कहिए, अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं, अगर रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार जो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर ही बात करती हो, सिर्फ धर्म के मुद्दे पर ही बात करती हो, रोजगार के मुद्दे पर बात ही ना करती हो। अभी आपने मोदी की मन की बात सुनी, अभी 2-3 दिन पहले वो टेलीकास्ट हुआ, उसमें आपने देखा कि लगभग 1 मिलियन डिसलाइक आए। इसका मतलब है कि युवा अब जाग चुका है, उसको अब पता चल गया है कि उसको अब कोई बहला फुसला नहीं सकता, कोई अपनी झूठ में नहीं फंसा सकता। उसको रोजगार चाहिए, उसको बढ़िया से बढ़िया रोजगार चाहिए, उसको रोजगार के अवसर चाहिए। तो इसलिए सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी टीचर्स, सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट, सभी युवा जो
किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल एकजुट हो जाएं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें। बहुत सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर आकर ये बातें कह रहे हैं, ये हमें जागृत कर रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि शायद मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखूं कि आपकी भी आंखें खुल जाएं और युवा जाग जाए। और जिस देश का युवा जाग जाएगा उस देश को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में किस प्रकार से बेरोजगारी और निजीकरण अपने चरम पर चल रहा है। देखिए मैं यहाँ पर अपने बोर्ड में उन आंकड़ों को दिखाऊंगा और आपसे उन पर चर्चा भी करूंगा। देखिए, पहला है ये, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था स्किल डेवलप करेंगे, बच्चों की कौशल विकास करेंगे, बच्चों का कौशल विकास के माध्यम से बच्चों को स्वरोजगार दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे। यहाँ देखिए यूपी में 40 ITI होंगे प्राइवेट, साल की फीस 480 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये करने की तैयारी। अब बताइए आप, जो फीस 480 रुपये की थी, जो गरीब बच्चा ITI करके किसी न किसी स्किल को डेवलप करना चाहता था और उस स्किल का प्रयोग करके आत्मनिर्भर बनना चाहता था, क्या वो 26,000 रुपये की फीस दे सकता है? 54 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी अगर ये ITI कॉलेज प्राइवेट हो जाएंगे। तो क्या सरकार आपको पढ़ने देना चाहती है या आपको रोजगार देना चाहती है? आप इसका खुद आकलन कर सकते हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बीजेपी राज में पढ़े लिखे युवा हुए ज्यादा बेरोजगार। यहां देखिए, अगर इस मीडिया रिपोर्ट की हम माने तो यहां पर आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बेरोजगारी दर 5.8% से बढ़कर 8.4% हो गई है। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा है, पहले 5.8% ही वो बेरोजगार हुआ करता था, अब उसको बढ़कर 8.4% हो गया है। यानी कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा बेरोजगार है इस सरकार में। तो बाइकाट करिए, ऐसी सरकार को नहीं चाहिए हमें ऐसा नेतृत्व जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो। और देख लीजिए, मेरे पास आज मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास, कुछ ऐसे डाटाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी मित्रों। ये देखिए, पूरे देश के सरकारी स्कूलों का होगा निजीकरण। अगर इस मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो अब गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट नौकरी, टीचिंग जॉब जो करना चाहते हैं, जो BEd, BTC, DLED कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए अगर ये न्यूज़ वो सुनते हैं तो उनका तो सपना टूट ही जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। पर यहाँ क्या लिखा है कि सारे विद्यालयों का निजीकरण होने जा रहा है। निजीकरण अगर हो जाएगा तो उससे क्या होगा मित्रों? उससे यही होगा कि जो आपकी सैलरी आज 40,000 रुपये है, आप 8,000, 10,000 में पढ़ाएंगे और कहीं कहीं तो 5,000 मिलेगा आपको पढ़ाने का। बताइए, क्या आप उस पैसे में सरवाइव कर पाएंगे? अपने परिवार को सरवाइव करा पाएंगे? उसका पालन पोषण कर पाएंगे? मुझे याद आता है, मैंने एक बार डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी मैंने एक बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने भी प्राइवेट नौकरी की है 11,000 रुपये में, तो मैं ऐसे युवाओं का दर्द जानता हूँ। अगर वो ऐसे युवाओं का दर्द जानते हैं तो पिछले 6 महीने से जो प्राइवेट टीचर हैं उनकी सैलरी नहीं मिली है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, वो दर बदर भटक रहे हैं। उनके लिए आप कब कुछ करेंगे? क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? अगर आप इतना ही संवेदनशील हैं उनके लिए तो कुछ आपको कदम उठाने चाहिए। पर मैंने पहले भी बताया कि इस सरकार के पास विजन ही नहीं है, इस सरकार की नीतियां ही गलत हैं। तो कैसे हम सरवाइव करेंगे इस देश में? ये देश कहां से कहां जा रहा है। नारा दिया करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो किसी को साथ लेकर नहीं चल रहे। चाहे वो फैक्ट्री में काम करता मजदूर हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हुआ शिक्षक हो, या किसी भी प्राइवेट संस्था से जुड़ा कर्मचारी हो, उसकी हालत आज बद से बदतर होती जा रही है। और देखिए 16 जोन में रेलवे खत्म करेगी 1140 पद। अगर रेलवे इसी तरीके से, देखिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे का भारत में, और सबसे ज़्यादा नौकरियां कौन देता है? रेलवे देता है। पर यहाँ देखिए, अगर इस मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो 1114 पद वो खत्म करने जा रही है।
अगर ये पद खत्म कर देगी तो नए नए रोजगार के अवसर कहाँ से पैदा होंगे, और जो बच्चे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो क्या करेंगे? आप इस चीज़ को सोचिए। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो नए रोजगार का सृजन तो बिल्कुल कर ही नहीं रही, बल्कि जो पुराने रोजगार हैं, वो जो पद हैं, उनको भी समाप्त करती जा रही है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। बाइकाट करिए ऐसी सरकार का। और भी देख लीजिए, बहुत सारी मेरे पास न्यूज़ हैं। अगर इस मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। निजी हाथों में अगर सेवाएं चली जाएंगी तो उनका भी शोषण होना शुरू हो जाएगा, उनका वेतन कम हो जाएगा, और इस तरीके से अगर चलता रहा तो एक दिन पूरा देश निजीकरण की मार झेल रहा होगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक आपको आपका अधिकार न मिल जाए। चलिए, और भी मेरे पास कई सारे, देखिए आज 11 बजे ये ट्विटर वॉर है, और इसमें आप स्पीक अप फॉर टीचर या स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इस पर हैशटैग करके पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या जो भी आपके स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, सबको टैग करिए। और ये सबसे ऊपर होना चाहिए आज के ट्विटर वॉर में, और आप इससे जुड़कर और सहयोग करें और एकजुटता दिखाएं ताकि सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंच सके और उसको युवा की शक्ति का अंदाजा हो सके। चलिए हम लोग और मैं आपको और बताता हूं, प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को बेचेगी सरकार। निजीकरण का इतना भूत सवार है हमारी सरकार में कि जो चीज़ें कल तक सरकारी हुआ करती थी वो आज प्राइवेट होते जा रही हैं। जो टिकट आपको 100 रुपये में मिलता था वो टिकट आपको 500 रुपये में मिलेगा। बेरोजगारी तो थी ही, महंगाई भी बढ़ रही है, और महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन ये कहाँ जाकर रुकेगी मैं नहीं बता सकता आपको। और भी देख लीजिए, स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो बंद कर दीजिए वो सारे कोर्स, वो सारे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, वो सारे कोर्स बंद कर दीजिए जो आप पैसा लेकर चला रहे हैं। ऐसे न्यूज़ कराकर क्या करेंगे? पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा करने से अच्छा है कि ये कोर्स बंद कर दिए जाएं। अगर आप लोग संगठित होकर आवाज़ उठाएंगे तो हम अपने भविष्य में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा ये सरकार हिटलर की सरकार है, ये सरकार तानाशाह है, इसका जो मन होता है वो ये करती है और कोई इसमें कुछ कर भी नहीं पाता, कोई बोल भी नहीं पाता। हमारा विपक्ष इतना कमज़ोर है। देखिए ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अगर मैं देखूं अपने देश के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो सबसे बड़ी गिरावट, विकास दर 0 से 23.9% नीचे 40% में सबसे बड़ी गिरावट, यानी कि -23.9% आज हमारी जीडीपी है, और ये सबसे बड़ी गिरावट है। लोग कहेंगे कि कोरोना का काल है, हो सकता है गिरावट उसकी वजह से आई हो। देखिए कुछ गिरावट तो उसकी वजह से भी है, लेकिन कुछ आपकी गलत नीतियों की वजह से भी हमारा देश में इतनी बड़ी गिरावट आई है। इतनी बड़ी गिरावट आज तक नहीं आई, इसका कुछ ना कुछ तो कारण है ही, क्योंकि सरकार के पास विजन ही नहीं है। ठीक है, चलिए और मैं दिखाता हूँ। सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन 4 मई 2018 में आया था। आज तक इसका एसएससी वालों से टियर 3 का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। अभी तो रिजल्ट आना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर टाइपिंग टेस्ट, पता नहीं और कितने साल बीत जाएंगे। आज आपने एग्ज़ाम दिया, 10 साल बाद आपको नौकरी मिली, आप रहे ना रहे कौन जानता है। अगर इतना देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, और अन्याय के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए और एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का देश है और युवाओं की आवाज़ सरकार ज़रूर सुनेगी। और देख लीजिए, ये देखिए रेलवे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 को चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए आया था। 90,000 की वैकेंसी की बात की गई थी, युवा खुश हो गया था। 2.8 करोड़ ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने की कीमत 500 रुपये थी। रेलवे ने कहा था सिर्फ 100 रुपये का फॉर्म है, 400 रुपये आपको वापस मिलेंगे। आज 500 से अधिक दिन हो गए हैं। एग्ज़ाम तो दूर लेना, बल्कि वो पैसा भी वापस नहीं हुआ, और अभी तक सरकार को कोई एजेंसी ऐसी नहीं मिली जो एग्ज़ाम करा सके। यानी कि
2.8 करोड़ बच्चों का 400 जो रुपए है उसका गुणा करिए तो कितना गुना हो जाता है मुझे नहीं पता, पर आप कैलकुलेट कर कर देख सकते हैं कि सिर्फ चारों तरफ देश में लूट मची हुई है। ना कोई युवाओं के बारे में सोच रहा है, ना कोई रोजगार के बारे में सोच रहा है, ना कोई किसानों के बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपनी जेबें लोग भरने में लगे हुए हैं। इसीलिए सभी युवा एकजुट हो जाएं और जैसे कि मैंने अभी बताया था इस टॉपिक को लेकर इतना ट्वीट करिए कि ये सबसे ऊपर रन करना चाहिए और सरकार को भी पता चलना चाहिए कि आज का युवा अब जाग गया है, अब वो आपकी बातों में आने वाला नहीं है। तो सभी लोग एकजुट हो जाएं, मेरी सबसे यही अपील है। जय हिंद, जय भारत।